वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, बेसिक डेफिनेशंस, ये सब हो गई हैं। अभी हम मूव ऑन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 2 पे। सो जो टॉपिक्स कवर करने हैं हमें यूनिट नंबर 2 पे, सबसे पहला इज कंज्यूमर बिहेवियर, देन वी हैव कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग, देन वी हैव मोटिवेशनल रिसर्च एंड हम मार्केटिंग रिसर्च भी पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है। लास्ट में एडवर्टाइजिंग और उसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड एक छोटा सा स्लाइड है जिसमें मैं सेल्स और एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस समझाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर बिहेवियर। एंड व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, कोई एक इंसान या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल कैसे किसी चीज को खरीदते हैं इन द सेंस की लाइक मोटिव क्या होता है, उसे कौन खरीद रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे हम इस पूरी स्लाइड में लेके चलते हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम है प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए को कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, और लाइक प्रोडक्ट ए में कौन सी कैटेगरी ले रहा है, क्या ले रहा है, कहाँ से ले रहा है और कितनी बार ले रहा है। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मतलब क्यों, क्या, कैसे, किस लिए उस चीज को खरीदा जा रहा है, दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है हमें इसे पढ़ने की। देन अगेन यूनिट 1 में जो एक्सप्लेन किया था कि मार्केटिंग की प्लानिंग होती है, रिसर्च होती है एंड देन जाके कोई प्रोडक्ट मार्केट में जब आप लॉन्च करो सक्सेसफुल हो पाता है। सो द वेरी सेम मोटिव इज दैट ओनली कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, उसे मार्केट में सक्सेसफुल करने के लिए वी डू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कैसे करेंगे, मार्केट के ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस क्या है उसे कैसे बिल्ड करेंगे, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी कैसे बिल्ड करेंगे। देन द नेक्स्ट इज वी हैव स्टडी, वही जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने का। सो दैट इज द वेरी सेम ऑब्जेक्टिव कि जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, रिसर्च जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड एक्सेट्रा, वो हम बेटर तरीके से कर पाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस कर पाएं और एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पाएं जो चले। एंड द एंड गोल इज प्रॉफिट आए, मतलब वो बिके, वो चलेगा, बिकेगा तभी प्रॉफिट आएगा। सो दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। एंड द नेक्स्ट विच वी हैव इज कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स। अब कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है, कोई बायर कोई प्रोडक्ट लेता है, प्रोडक्ट ए बी सी डी व्हाटसोएवर, उसके पीछे कोई वजह होती है कि उसे वो क्यों खरीदना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ बॉय, सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ध्यान में रख के फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाए जाए, नहीं पॉसिबल है। बट हाँ, एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप ले रहे हो या अपनी वाइफ के लिए आप ले रहे हो, मदर के लिए ले रहे हो, तो दोज आर दी एक्सेप्शन केसेस। सो यही होता है कि मोटिव्स क्या है। सो दिस स्लाइड कंटेन्स द कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स। दो तरह के मोटिव्स होते हैं, पहला तो इमोशनल मोटिव होता है एंड दूसरा एक रेशनल मोटिव होता है। इमोशनल मोटिव का एग्जांपल मान लो हम ले लेते हैं, जैसे जो फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट्स हैं वो फीमेल्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। बट इफ यू आर अ बॉय, इफ यू आर अ मेल एंड यू आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, तो वहाँ पे एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है कि यू आर बाइंग फॉर गिफ्टिंग योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ और योर मदर। ये एक इमोशनल डिसीजन है कि हमने रिसर्च में ऐसा कहीं देखा नहीं है कि मेल सेंट्रिक प्रोडक्ट होने चाहिए जब हम फीमेल के लिए बना रहे हैं, बट मेल्स डू बाय दैट for gifting purposes or maybe for you know किसी ने बोला है and they are only the earners, तो वो इसलिए खरीद रहे हैं इस वजह से। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ऐसा है कि जैसे you are buying luxury watches, you do have 4 to 5 watches but you want to buy more। सो इसका सिर्फ एक ही, बस इसका कोई रेशनल डिसीजन नहीं है कि बहुत रेशनल है डिसीजन कि आपको नीड है इसलिए आप खरीद रहे हो। इट इज समथिंग कि वो एक लग्जरी है, वो एक ब्रांड है, जब आप उसे पहनते हो, खरीदते हो तो आप एसोसिएट होते हो उस ब्रांड से, आप लॉयल हो, इस वजह से आप ले रहे हो। तो ये भी एक इमोशनल ड्रिवन डिसीजन है। देन वी हैव रेशनल मोटिव्स। रेशनल मोटिव्स में फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक एलईडी बल्ब लेना है, आपके रूम का बल्ब खराब हो गया एंड यू वांट एलईडी बल्ब, तो आप उसको डिफरेंशिएट करो कि भाई इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स नहीं है, इसमें इतनी बिजली लगेगी, इतनी नहीं लगेगी, एंड इसमें इतना पावर लग रहा है, इतना वोल्टेज लग रहा है, ये अच्छा है एनवायरमेंट के लिए, नहीं अच्छा, ये वार्म है या सॉफ्ट है, etc etc। तो when you do differentiate between the facilities or you can say the qualities a product is providing, then you are buying with a rational motive। सोच समझ के आप खरीद रहे हो, राइट। प्राइस क्या है, लॉजिक क्या है खरीदने का, ड्यूरेबिलिटी etc etc। सो दिस इज रेशनल मोटिव। एक चीज और,
कोई भी इमोशनल मोटिव के थ्रू अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो हम उसमें भी रेशनली सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं कुछ अच्छा सा परफ्यूम, तो हम उसमें भी रेशनली सोच सकते हैं कि यार इतने प्राइस में सिर्फ इतना ml मिल रहा है, या फिर इतने प्राइस में इतना मिल रहा है, इसके रिव्यूज ऐसे हैं, इसके रिव्यूज वैसे हैं। हम इमोशनल मोटिव्स में भी रेशनली सोच सकते हैं, एंड रेशनल मोटिव्स में इमोशनली हम नहीं सोचते। दैट्स इट, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब इसका यूज क्या है? जो मोटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक गिफ्टिंग ब्रांड हो, आप हैंडमेड गिफ्ट्स बनाते हो, तो आपको ये पता ही होगा, ऑब्वियस बात है, मार्केटिंग रिसर्च में आपको ये पता चला होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसका जो भी पार्टिकुलर मार्केट है, वहां पे जो भी डिसीजंस होंगे वो इमोशनल मोटिव से ही होंगे, तो आप उस वे से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे। बट अगर फॉर से आप सैनिटरी नैपकिन्स बनाते हो, आप वो कंपनियों के आप सैनिटरी नैपकिन्स बनाते हो, तो आप बहुत रेशनलाइज करके एडवर्टाइजिंग करोगे कि जो भी फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो, हमने ऐसी सैनिटरी नैपकिन बनाई है, इस वजह से हम इस तरीके से सेल कर रहे हैं। तो कंज्यूमर की बाइंग मोटिव को ध्यान में रखना भी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो एडवर्टाइजिंग हो, जो प्रोडक्ट की पिचिंग हो, मार्केटिंग हो, वो आप एग्जैक्ट तरीके से कर पाए और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ जाए उसका। ठीक है। देन द नेक्स्ट विच वी हैव इज की स्टेजेस। स्टेजेस क्या होते हैं? इट इज वेरी सिंपल, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेज। अब प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपको रियलाइज होता है कि आपकी कोई नीड है या कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ खरीदना क्यों पड़ता है, या तो आपको उसकी जरूरत होती है या तो उसके बिना आपका काम नहीं चल पा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको भूख लगी है एंड इट्स ऑलरेडी 2 in the afternoon, तो आपको खाना बनाने का मन नहीं है। सो अभी आपने क्या रिकॉग्नाइज किया कि आपको कुछ तो खरीदना पड़ेगा बिकॉज आपको खाना बनाने का मन नहीं है। देन नेक्स्ट वी हैव इन्फॉर्मेशन सर्च। अब कुछ खरीदना है तो जोमेटो खुलेगा या स्विगी खुलेगा, एंड जोमेटो स्विगी खुलेगा तो तुरंत ही कुछ तो ऑर्डर हो नहीं जाएगा, बिकॉज आप स्क्रॉल करोगे, देखोगे क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, ऑफर है कि नहीं, कितने टाइम में डिलीवर होगा, एवरीथिंग मैटर्स टू यू, सो यू विल सर्च। सो नेक्स्ट स्टेज वॉज इन्फॉर्मेशन रिसर्च। इन्फॉर्मेशन कर ली आपने सर्च, अब आप इवेलुएशंस को, ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हो। सो इवेलुएट क्या करोगे? फर्स्ट से आपको पिज्जा खाना है एंड यू विल सी कि 2-3 जगह पिज्जा मिल रहा है, कहीं इतने में, कहीं इतने में, कहीं ऑफर है, कहीं नहीं है, एंड आपको भूख बहुत लगी है। तो अगर आपको महंगा भी मिल रहा होगा बट वो विद इन 30 मिनट्स डिलीवर कर रहा है, तो आप वो प्रेफर करोगे। सो दैट इज हाउ यू इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव्स यू हैव प्रेजेंट अराउंड योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड, कि आपकी नीड ज्यादा क्या है। अगर आपको सस्ता खाना है और आप वेट कर सकते हो तो आप सस्ता ऑर्डर करोगे ज्यादा टाइम तक। अच्छा खाना है जहाँ पे अच्छी रेटिंग्स मिली है, आप वो करोगे। सो दैट इज हाउ यू इवेलुएट कि कौन सा ऑप्शन बेटर लग रहा है, कौन सा नहीं। नेक्स्ट वी हैव इज परचेज डिसीजन। अब आपने सोच लिया कि यार मेरे को बहुत भूख लगी है, महंगा मिल रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं, मैं खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए कि कूपन लगे या लगे, अभी मेरे को बस 20 मिनट में डिलीवरी चाहिए। तो आपने क्या किया? डिसाइड किया आपकी जो प्रायोरिटाइज्ड नीड थी उसके बेस पे, एंड डिसाइड किया तो आपने परचेज किया। सो आपने ऑर्डर कर दिया वो परचेज, ठीक है, वो पिज्जा ऑर्डर कर दिया, अब वो पिज्जा डिलीवर हो गया। नाउ यू हैव द फिफ्थ स्टेप विच इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। सो जो पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है वो तब होता है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई सर्विस रेंडर करते हो और उसको यूज कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिज्जा विद इन 20 मिनट्स आ गया एंड इट वॉज वेरी नाइस, यू लाइक्ड इट, सो यू वर सेटिस्फाइड बाय द सर्विस गिवन टू यू और द प्रोडक्ट गिवन टू यू, एंड द पोस्ट परचेज बिहेवियर आपका क्या हुआ? यू वर सेटिस्फाइड। सो विच मीन्स कि चांसेस हैं कि आप दोबारा उनके कस्टमर बन सकते हो, चांसेस हैं कि आप किसी और को रेफर कर सकते हो, एंड चांसेस हैं कि उनका प्रोडक्ट आप दोबारा लोगे, राइट? अगर आप डिससेटिस्फाइड होते, पिज्जा खराब होता या डिलीवरी 20 मिनट बोल के 40 मिनट में दिया होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो चांसेस है कि आप डिससेटिस्फाइड होते, ना आप दोबारा ऑर्डर करने की सोचते, कभी आप बहुत भूखे होते ऐसा कुछ, या फिर आप बैड रिव्यूज तो देते ही देते, राइट? सो दैट इज नोन एज पोस्ट परचेज बिहेवियर। कस्टमर अपनी जो उसे प्रोडक्ट मिला है उससे या सर्विस मिली है उससे सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड है, और दोनों ही सिचुएशंस में वो क्या बिहेव करता है, कैसा रिएक्ट और कैसा रिव्यू देता है, दैट इज नोन एज पोस्ट परचेज बिहेवियर, राइट? एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज मोटिवेशनल रिसर्च। अब देखो, ये जो मोटिवेशनल रिसर्च है ना, ये बेसिकली ये जो हमने मोटिव्स पढ़े थे उससे कुछ कुछ इंटर रिलेटेड है। अब मोटिवेशनल रिसर्च थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे डील करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो इमोशंस हैं या फिर जो सबकॉन्शियस डिजायर्स है किसी भी कस्टमर के किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, किसी एक प्रोडक्ट के सेंट्रिक, वो क्यों है, किस लिए है, और हम उसको कैसे यूज करके एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब इसका वेरी फेमस एग्जाम्पल, वेरी फेमस यू कैन से इज लाइक
वेरी नोन एग्जाम्पल इज ऑफ मैगी। मैगी के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, दे डू नॉट फोकस ऑन द फैक्ट कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, दे फोकस ऑन द फैक्ट कि मैगी बनती है तो रिलेशंस बनते हैं, यू स्पेंड टाइम विथ ईच अदर। अभी रिसेंट में एड्स जो भी लॉन्च हुए हैं, जो पहले भी लॉन्च होते आए हैं, उसमें मेन पर्पस उस एड का ये दिखाना होता है कि व्हेन यू मेक मैगी यू मेक फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, यू गेट योर फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एसोसिएटिंग मैगी नॉट विद अ स्नैक कि बस 2 मिनट में बन गया और ये स्नैक है, वी आर एसोसिएटिंग मैगी विथ मेमोरी, emotional memory. So that is how you do motivational research and you make your advertisements, your marketing strategies accordingly. अब सिंपल सा है, अगर आपने देखा मार्केट में कि मैगी बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सभी खाते हैं, एंड अगर सभी खा रहे हैं तो आपकी बहुत वाइड रेंज ऑफ मार्केट है, तो ऐसा हम क्या एडवर्टाइज करें कि वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट या फिर वो सबकॉन्शियस डिजायर्स फुलफिल हो, जो भी मार्केट में आपके कंज्यूमर्स हैं या पोटेंशियल बायर्स हैं। सो आपने देखा कि अगर हम सबको क्वालिटी टाइम, मी टाइम, फैमिली टाइम मैगी के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वहां पे वो इमोशनली अटैच होंगे मैगी से, एंड मैगी एक इमोशन बन जाएगा। सो दैट इज हाउ यू डिड मोटिवेशनल रिसर्च एंड मेड योर एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंगली। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज स्कोप ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि रोल क्या है मार्केटिंग में, क्यों हम करते हैं, एंड स्कोप क्या है। तो डिजाइनिंग प्रोडक्ट की, पैकेजिंग प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजिंग में हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उसमें मार्केट मोटिवेशनल रिसर्च काम आती है। एंड हम ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी करना चाह रहे हैं। सो मैगी इज नॉट जस्ट अ 2 मिनट नूडल, मैगी इज अ स्टार्टर पैक फॉर गेटिंग योर क्वालिटी टाइम विद सिबलिंग्स, फैमिली वगैरह वगैरह। पहाड़ों की मैगी, लोग पहाड़ों की मैगी खाने जाते हैं बिकॉज इट हैज टर्न्ड इनटू अ इमोशन, लाइक इनटू एन इमोशन, एक प्रोडक्ट से उसको इमोशन में टर्न कर दिया गया है। सो दैट ऑल कम्स अंडर द स्कोप। हम बायर का पर्सोना समझते हैं कि हमारा बायर, जो पोटेंशियल बायर है, वो क्या सोचता समझता है और कैसे वो ज्यादा एसोसिएट हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट से जुड़ पाएगा। देन वी हैव रोल इन मार्केटिंग। देन अगेन कंज्यूमर्स जो चीज डायरेक्टली नहीं बोलते या हम डायरेक्टली चीज नहीं बोल सकते हैं, जैसे मैगी क्या देता है, मैगी में नूडल्स है, राइट, नथिंग मोर इन दैट, बट हम क्या कर रहे हैं, हम इमोशंस भी सेल कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स की वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें पिच कर रहे हैं। सो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को इमोशनली कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से कनेक्ट करने के लिए एंड उनका जो ट्रू मोटिवेशन फैक्टर है उसको जानने के लिए, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, हर चीज अच्छी करने के लिए वी डू मोटिवेशनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। सो नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग रिसर्च। अब हम मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं, देखो जो मार्केटिंग की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, वो सब कुछ करने के लिए हमें मार्केट की रिसर्च करनी होती है। एंड मार्केट रिसर्च में क्या होता है, जैसे आपका जो मान लेते हैं आपकी जो कंपनी है वो हैंडमेड स्मॉल बिजनेस है एंड वो हैंडमेड गिफ्ट कार्ड्स बनाता है, राइट। सो आपकी मार्केट कौन सी है, आपकी मार्केट कैन बी द वंस जो क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा है, या फिर कैन बी द वंस जो यूथ है जिनके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं एंड दे प्रेफर गिविंग हैंडमेड गिफ्ट्स, राइट। सो वो आपकी मार्केट हो सकती है, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं इवन। तो उस हिसाब से यू विल डू द रिसर्च कि लाइक फीमेल सेंट्रिक मार्केट ज्यादा है या मेल सेंट्रिक मार्केट ज्यादा है, ज्यादा डिमांड्स कहाँ पे है, पिच कैसे करना है, रील्स कैसे बनानी है, प्रमोशन कैसे करना है, किस किस को रीच आउट करना है कि भाई मेरा प्रमोशन आप कर दो, वेबसाइट कैसी रहनी है, चेकआउट कैसा रहना है, हर एक चीज यू डू अकॉर्डिंगली। जो भी आपका मार्केट का सेगमेंटेशन आपने उठाया है, जैसे मान लो कि आपने उठाया है सेगमेंटेशन कि 14 to 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड के जो भी मेल फीमेल्स हैं, दे आर योर मार्केट। सो आप उसके हिसाब से रिसर्च करते हो एंड देन अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हो कि पहले वेबसाइट लॉन्च कर दूं या पहले इंस्टा से ही स्टार्ट करूं, स्मॉल बिजनेस रखूं या डायरेक्टली बहुत बड़े लेवल पे जाऊं, कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स लूं या फिर इन जेनरिक ऑर्डर्स लूं। ये सब कुछ आप मार्केट रिसर्च करने के बाद डिसाइड करते हो एंड उसी हिसाब से आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हो, ब्रांड की पोजिशनिंग करते हो और लोग आपकी जो ब्रांड है या फिर जो आपकी कंपनी या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको उसी तरीके से समझते, जानते और एसोसिएट करते हैं एंड देन बाकी जगह भी प्रमोट करते हैं। The next we have is, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे करता है एंड ये प्रेफर करता है, ये समझता है उससे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो फंकी लाइक स्ट्रीट स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा पहनना प्रेफर करते हैं रादर देन फॉर्मल्स और ट्रेडिशनल्स एंड ऑल। सो वो जो क्लोथिंग ब्रांड है वो इस पे फोकस कर सकता है अगर उसकी मार्केट 14 to 25 ईयर्स ओल्ड ऑफ लोगों की है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च।
मार्केटिंग रिसर्च हम करेंगे क्या, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने हैंडमेड क्राफ्ट का बिजनेस बनाया, या फिर बोल देते हैं कि क्लोथिंग बिजनेस बनाया, एंड आपकी सेल अचानक से गिर रही है, काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही है, तो आपने रियलाइज किया कि मेरी सेल गिर रही है, ये एक प्रॉब्लम है। यू आइडेंटिफाइड दैट प्रॉब्लम। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एक रिसर्च प्लान को डेवलप करना कि मैं कैसे समझूं कि ये सेल क्यों गिर रही है। एक प्लान बनाता हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या क्या करूंगा कि मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सेल क्यों गिर रही है। सो व्हेन यू मेड अ प्लान, तो आप उसमें डिसाइड करते हो कि क्या क्या डेटा चाहिए। अब जैसे सेल गिर रही है तो उसका एक हो सकता है कि आप देख रहे हो कि आपके जो रिव्यूज हैं वो अच्छे नहीं है, या जो भी कुछ आप तो डेटा कहाँ से आप रिव्यूज कलेक्ट करोगे, जो आपके बायर्स जिन्होंने पहले खरीदा है उनके रिव्यूज है, या फिर उनको रीच आउट करने की कोशिश करोगे। आपका जो पूरा प्रोसेस है बाय करने का, कैसा प्रोसेस है, कहाँ पे प्रमोशन कहाँ हो रहा है, एडवर्टाइजिंग कहाँ हो रहा है, ये जो भी कुछ रिलेटेड डेटा है, पूरी आपकी सेल प्रोसेस है, वो सारा डेटा आप लोगे, उस डेटा को समझोगे, राइट। देन द थर्ड स्टेप इज डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं। ये थोड़ा ट्रेडिशनल है बट इसको भी हम समझ लेंगे। डेटा कलेक्शन दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब जैसे प्राइमरी डेटा क्या है, जो आप डायरेक्ट लो, ठीक है, तो जो आपके ऑलरेडी बायर्स हैं आप उनको, जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेस ऑफ क्लोथिंग का, जो ऑलरेडी बायर्स हैं आप उनको जाओ रीच आउट करो कि भाई क्या हो गया, आपने दोबारा हमारे से कभी कपड़े क्यों नहीं लिए, क्या कोई रीजन है क्या। ये जैसे ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। ऑब्जर्व करो कि लाइक अगर अपना वेबसाइट का स्टैटिस्टिक्स देखो कि तुम्हारा जो बायर है या फिर जो तुम्हारी वेबसाइट पे यूजर है विजिट कर रहा है, वो एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट विजिट कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और बिना खरीदे चला जा रहा है। कितने ऐसे बायर्स हैं जो ऐड टू कार्ट करके छोड़ दे रहे हैं, कुछ तो दिक्कत आ रही होगी। ये सारा डेटा लो। सेकेंडरी डेटा वही तुम्हारा वेबसाइट का रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब सेकेंडरी हो गया, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, डायरेक्ट तुम नहीं ले रहे, ठीक है। अब उसके बाद जब तुमने डेटा लिया तो अब डेटा को एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो। एनालाइज क्या किया तुमने कि तुम्हारे जो मेजर जो यूजर्स हैं, विजिटर्स हैं, वेबसाइट पे आ तो रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, बट ड्यू टू शिपिंग चार्जेस और रिजिड रिटर्न पॉलिसी वो ऐड टू कार्ट करने के बावजूद ले नहीं रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, वहीं से चले जा रहे हैं, एग्जिट कर दे रहे हैं। सो अभी रिपोर्ट बनाओ और उसको प्रेजेंट करो कि भाई इतने यूजर्स थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, फिर शिपिंग चार्जेस देखा या रिटर्न पॉलिसी पे क्लिक किया, देखा, एंड उसके बाद बैक ऑफ कर गए, नहीं गए। इतने यूजर्स थे जो सीओडी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिला तो वो चले गए, ठीक है। तुम्हारी अब रिपोर्ट बन गई, तुमने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, एंड दैट वाज द लास्ट स्टेप। अब आगे तुम क्या करोगे, जो भी स्टेप्स लोगे, जैसे लेट मी गो बैक अगेन, ये लास्ट स्टेप था, तुमने रिपोर्ट बनाई, प्रेजेंट कर दी। अब तुम जो भी स्टेप्स लोगे, जो भी चेंजेस करोगे, फर्स्ट से तुम सीओडी लाना चाह रहे हो या रिटर्न के बजाय रिटर्न पॉलिसी नहीं ला सकते तो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज लाना चाह रहे हो, तो ये सब तुम स्ट्रैटेजीज में डिफाइन, मतलब स्ट्रैटेजीज में ये जो रिसर्च तुमने की, इसकी जो तुमने रिपोर्ट बनाई, ये तुम मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने में या फिर बनाने में यूज करोगे, प्लानिंग में यूज करोगे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज एडवर्टाइजिंग। लास्ट टॉपिक है ये इस स्लाइड का। एडवर्टाइजिंग बट ऑब्वियस कैन बी अ पेड एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जेनरिक एडवर्टाइजमेंट बनता है और वो मास को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर दिखाया जाता है। नॉन पर्सनल है क्योंकि एक ही एडवर्टीजमेंट से सबको रिलेट करवाया जाता है, अलग अलग पर्सन के लिए स्पेसिफिक एक पर्सनल एडवर्टीजमेंट नहीं बनता है। सो दैट इज व्हाई एडवर्टाइजिंग इज अ पेड एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, जो किसी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड या आइडिया को मास मीडिया के थ्रू प्रमोट करता है ताकि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके और जो पोटेंशियल बायर्स हैं या जो मार्केट में कंज्यूमर्स हैं उनको परसुएड कर सके कि उनका प्रोडक्ट लो, उनकी सर्विस लो या फिर उनके ब्रांड को खरीदो, देखो, जानो, समझो, राइट। दिस इज इट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एडवर्टाइज करने के, जाहिर सी बात है हमें इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इसकी फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं और ये मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और परसुएड करना कि भाई अगर तुम ये ले रहे हो तो तुम एक बार कोलगेट ले रहे हो तो तुम एक बार पेप्सोडेंट भी लेकर ट्राई करके देखो। सो ये होता है कि मनाना कि आप ये प्रोडक्ट भी लेकर देखो, ठीक है, कन्विंस करना। एंड टू रिमाइंड करना, अगर आप मार्केट में हो, मैगी मार्केट में ऑलरेडी है, कैडबरी मार्केट में ऑलरेडी है, बट रक्षाबंधन आता है तो तुरंत कैडबरी के न्यू एड्स लॉन्च हो जाते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, राइट। हमेशा उस कॉन्सेप्ट के साथ नए एड्स लॉन्च होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि आप रिमाइंड करवा रहे होते हो कि वी स्टिल एग्जिस्ट इन द मार्केट, अब ये ओकेजन अच्छा आया है, यू हैव टू बाय अस अगेन,
ठीक है, एक रिमाइंडर आप दे रहे होते हो। एंड अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको लॉन्च करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो बहुत सिंपल में समझा देते हैं। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग है विच इज वेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक, जैसे कोलगेट का हो गया, डिटॉल का हो गया, एक्सेट्रा, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया हो कि भाई प्रोडक्ट ऐसा है, एग्जिस्ट करता है, ये चीजें प्रोडक्ट की अच्छी हैं, ठीक है। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, जिसमें कंपनी की इमेज और वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि तनिष्क के कुछ एड्स आए थे बीच में, या कोई एक ज्वेलरी ब्रांड था उसका उसके एड्स आए थे, वहां पे दे वर प्रमोटिंग कि different female sizes, different female colors, every kind of bride is a beautiful bride and every bride deserves to wear gold। ऐसा प्रमोशन था। तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, अपना तो प्रमोशन कर ही रहे थे कि भाई मैं गोल्ड और डायमंड सेल करता हूँ, बट वो अपनी कंपनी की इमेज और वैल्यूज को भी प्रमोट कर रहे थे कि भाई हर किसी के अकॉर्डिंगली वी डू हैव ज्वेलरीज, किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग है, किसी भी स्किन कलर के अकॉर्डिंग है, वी हैव इन रोज गोल्ड, इन गोल्ड, इन वाइट गोल्ड, एवरीथिंग। सो वहां पे वो कंपनी की इमेज और वैल्यूज को भी प्रमोट कर रहे थे। देन वी हैव ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जरूरत ही नहीं है उसको बताने की। देन वी हैव ब्रॉडकास्ट विच इज ऑन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। सॉरी, न्यूज़पेपर इज प्रिंट एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, ये सब प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, जो होर्डिंग्स लगती हैं, बोर्ड्स लगते हैं ऑल। देन वी हैव आउटडोर एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स एंड बोर्ड्स आउटडोर में आ जाएंगे, जो बाहर हम होर्डिंग्स है, बोर्ड्स है, पेंट्स है, ये सब जो देखते हैं मेट्रो स्टेशन पर जो सब देखते हैं, दीज आर आउटडोर एडवर्टाइजिंग। सो दैट वाज इट फॉर एडवर्टाइजिंग। द लास्ट छोटी सी स्लाइड है विच इज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का डिफरेंस। देखो, एडवर्टाइजिंग ना ब्रांड की अवेयरनेस, लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयलिटी, कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है इसलिए की जाती है, और सेल्स के जो प्रमोशन है वो उस ब्रांड को या फिर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जाता है, राइट। एग्जिस्ट करता है तुमने बता दिया, अब कस्टमर को वो खरीदवाना है तो वो उसके लिए सेल्स करता है बंदा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में क्या इमेज बनेगी कस्टमर के दिमाग में, क्या प्रोडक्ट होगा, कैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एडवर्टाइजिंग का लुक आफ्टर है। सेल्स इज वेरी शॉर्ट टर्म, प्रोडक्ट आया मार्केट में, लॉन्च हुआ, तो हमें बेच के निकालना है, ठीक है। देन वी हैव अप्रोच, नॉन पर्सनल होता है एडवर्टाइजिंग का अप्रोच, क्योंकि वो मास को प्रेजेंट किया जाता है। बट ऑन द वेरी सेम हैंड सेल्स डायरेक्ट होता है, किसी एक स्टोर पे या किसी उस पे सेल्स हो रही है तो वो डायरेक्ट हो रही है सामने। अब कस्टमर है, उसको आप समझा रहे हो, जैसे आप मॉल जाओ और वहाँ पे अगर कोई नया ब्रांड आया होता है, प्लेस किया गया होता है, तो वहाँ के जो सेल्स पर्सन होता है आपको समझाते हैं कि सर मैम इसमें ये डिस्काउंट्स है या फिर ऐसा ऐसा है, ये ब्रांड अच्छा है, नया आया है, यू शुड बाय इट। वो आपको सेल करने की कोशिश करते हैं। देन एडवर्टाइजिंग के लिए टीवी है, मेटा एड्स है, बिलबोर्ड्स है, डिजिटल है, प्रिंट है, एवरीथिंग इज देयर एडवर्टाइजिंग। एंड सेल्स में डिस्काउंट्स हैं, कूपन्स हैं, फ्री सैंपल्स हैं, आफ्टर सेल सर्विस है, ये सब। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है बिकॉज वो मास लेवल प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत कुछ सोच समझ के एडवर्टाइज किया जाता है। एंड सेल्स की कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेल्स होती है, ठीक है। सैलरी दी आपने, अगर 20,000 सैलरी है, आपने टारगेट्स रखे 2 लाख के सेल के, 2 लाख की सेल निकाली, टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स वगैरह भी रखती है, वो शॉर्ट टर्म है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अवेयरनेस क्रिएट करने पे फोकस होता है एडवर्टाइजिंग का, और सेल्स को, प्रोडक्ट को बेचने में फोकस होता है सेल्स का, ठीक है। एंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोको कोला के एड आईपीएल के टाइम पे टीवी पे आते हैं, अच्छा खासा उसमें पैसा लगता है, बट वो ब्रांड अवेयरनेस होती है एंड यू आर वॉचिंग, इफ यू आर वॉचिंग आईपीएल और इन द स्टेडियम एनीवेयर, सो वहाँ पे है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू कैन बाय इट, ठीक है। एंड सेल्स इज बाय 2 get 1 फ्री ऑफर इज प्रमोटिंग सेल्स, कि भाई 2 ले रहे हो, एक ले रहे हो, 2 ले लो, एक और फ्री मिल जाएगा। So that is something we do for promoting sales. So this was it for the second unit of marketing management. जल्दी ही मिलेंगे marketing management के third unit के साथ. So तब तक stay tuned and अगर subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लो. Bye bye.